निम्बल न्यूज, द ट्रुथ अनफोल्ड। गजा पट्टी में इसराइल और फलस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसका खामियाजा दोनों ही पक्षों को भुगतना पड़ रहा है। इस संघर्ष में दोनों ही तरफ के लोगों की जानें गई हैं, नुकसान हुआ है और लोग तकलीफ में हैं। हालांकि सच ये भी है कि ये संघर्ष एक गैर बराबरी वाला मुकाबला है। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल एक ताकतवर मुल्क है। उसके पास एयरफोर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है, सशस्त्र ड्रोन्स हैं और खुफिया जानकारी जुटाने का एक सिस्टम है, जिससे वो जब चाहे गजा पट्टी में अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। इसराइल भले ही इस बात पर जोर दे रहा हो कि वो केवल उन्हीं ठिकानों को निशाना बना रहा है जिनका इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, लेकिन जिन इलाकों में हवाई हमले हुए हैं, फलस्तीनियों की वहां इतनी सघन आबादी है कि हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों के ठिकानों से उन्हें अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। कई बार तो ये ठिकाने आम लोगों की रिहाइश वाली इमारतों में छिप कर चलाए जाते हैं। ऐसे में आम लोगों की जान बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठन भले ही इस संघर्ष में कमज़ोर पक्ष लगते हों, लेकिन उनके पास इतने हथियार तो ज़रूर हैं कि वो इसराइल पर हमला कर सकते हैं। इसराइल पर हमला करने के लिए वे पहले भी कई तरीके आजमा चुके हैं। इसराइली सैनिकों ने पिछले दिनों गजा से उसकी सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे एक ड्रोन को मार गिराया था। माना जाता है कि वो ड्रोन हथियारों से लैस था। इस्राएली सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि एक एलीट हमास यूनिट ने गजा पट्टी के दक्षिणी इलाके से एक सुरंग के जरिए इसराइल में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। ऐसा लगता है कि इसराइल की सेना को पहले से हमास की इस कोशिश की भनक लग गई थी। इसराइली सेना के प्रवक्ता ने बताया था कि उन्होंने उस सुरंग को नष्ट कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि फ़लस्तीन के हथियारों के ज़ख़ीरे में जो असलहा सबसे महत्वपूर्ण है, वो ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली उसकी मिसाइलें हैं। उसके पास ऐसी मिसाइलें भी अलग अलग तरह की हैं। फ़लस्तीनी खेमे की तरफ से पिछले दिनों कोऑर्डिनेट गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल भी देखा गया है। माना जा रहा है कि ये मिसाइलें मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से सुरंगों के जरिए उसे हासिल हुई हैं। लेकिन हमास और इस्लामिक जिहाद के पास हथियारों का जो ज़ख़ीरा है, उसके एक बड़े हिस्से का निर्माण गजा पट्टी के इलाके में ही हो रहा है। गजा पट्टी में विविधतापूर्ण और परिष्कृत किस्म के हथियारों को बनाने की क्षमता कहां से आई, इसे लेकर इसराइल और बाहर के विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी तकनीक उनके पास ईरान से पहुंची है। उनका कहना है कि गजा पट्टी में इसकी इंडस्ट्री ईरान की मदद से ही खड़ी हुई है। यही वजह है कि इसराइली हमलों का मुख्य निशाना हथियारों की ये फैक्ट्रियां और उनके भंडार हैं। हमास के पास कितनी मिसाइलों का स्टॉक है, इसका अनुमान लगाना नामुमकिन है। ये बात पक्के तौर पर कही जा सकती है कि हमास के पास हजारों की संख्या में अलग अलग तरह के हथियार हैं। हालांकि इसराइल की सेना के पास इसे लेकर ज़रूर अनुमान होंगे, लेकिन उन्होंने इसे सार्वजनिक तौर पर कभी साझा नहीं किया है। हमास की क्षमता को लेकर इसराइली प्रवक्ता ने केवल इतना कहा है कि हमास इस तरह के हमले का सामना काफ़ी लंबे समय तक कर सकता है। इधर फलस्तीनी पक्ष की तरफ से अभी तक कई तरह की मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसे डिज़ाइन के मामले में नया कहा जा सकता हो। लेकिन जो बात अभी तक सामने आई है वो ये है कि फ़लस्तीन की तरफ से दागी जा रही मिसाइलें पहले से ज़्यादा दूरी तक मार कर सकती हैं और वे ज़्यादा विस्फोटकों से लैस हैं। हमास की इन मिसाइलों के नाम को लेकर कन्फ्यूज़न की स्थिति है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास कम दूरी तक मार कर सकने वाली कासम मिसाइलों का बड़ा स्टॉक है। ये मिसाइलें 10 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। इसके अलावा हमास के पास कुद्स 101 मिसाइलें भी बड़ी संख्या में हैं, जो 16 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। उसके पास 55 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम ग्रैड सिस्टम और सेजिल 55 मिसाइलें भी हैं। हमास के पास छोटी दूरी तक मार कर सकने में सक्षम मिसाइलों के अलावा मोर्टार हमले की भी ताकत है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। हमास की ताकत केवल कम दूरी तक मार कर सकने वाली मिसाइलें ही नहीं हैं, उसके निशाने की जद में इसराइल के भीतर 200 किलोमीटर दूर तक के ठिकाने आ सकते हैं। इन मिसाइलों में M75, इसकी मारक क्षमता 75 किलोमीटर है, फज्ल जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है, R160 जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है और कुछ M302 प्रक्षेपास्त्र भी हैं।
इसलिए ये साफ है कि हमास के पास ऐसे हथियार हैं जो यरूशलेम और तेल अवीव दोनों को ही निशाना बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इसराइल का पूरा तटवर्ती इलाका जहां इस्राएली लोगों की बड़ी आबादी रहती है और उसके प्रमुख ठिकाने मौजूद हैं, हमास के हमलों की जद में आ सकते हैं। इस्राएली सेना ने बताया है कि पिछले 3 दिनों में 1000 से ज्यादा मिसाइलें या रॉकेट इसराइल पर दागे गए हैं। इनमें से तकरीबन 200 मिसाइलें गजा पट्टी के इलाके में ही गिर गए। इससे पता चलता है कि गजा पट्टी में जिन हथियारों का निर्माण हो रहा है उनकी गुणवत्ता क्या है और उसके साथ क्या समस्याएं हैं। इस्राएली सेना का कहना है कि इस्राइल की तरफ आने वाली 90% मिसाइलों का रास्ता उसका आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम रोक लेता है। हालांकि एक बार ऐसा भी हुआ है कि अश्कलोन शहर की रक्षा के लिए तैनात ये एंटी मिसाइल सिस्टम तकनीकी खराबी के कारण काम नहीं कर रहा था। यानी जिस एंटी मिसाइल सिस्टम की तकनीकी कामयाबी की मिसाल दी जाती है वो भी फुल प्रूफ नहीं है। मिसाइल से होने वाले हमलों का सामना करने के लिए आपके पास बेहद सीमित विकल्प होते हैं। आप मिसाइल रोधी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकते हैं। आप इसके भंडार और निर्माण केंद्रों को निशाना बना सकते हैं। जमीन पर सैन्य अभियान के जरिए मिसाइल लॉन्च करने वालों को इतना पीछे धकेला जा सकता है जहां से वे प्रभावी रूप से निशाना लेने की स्थिति में ना हो। लेकिन इस मामले में ये संभव होता हुआ नहीं लग रहा है। फलिस्तीनियों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास रणनीतिक गहराई की कमी है और बचने के लिए कोई और ठिकाना नहीं है। यहां वे जोखिम की स्थिति में हैं। मिसाइल हमलों को रोकने के लिए इस्राइल की ओर से जमीनी सैनिक कार्रवाई संभव है, लेकिन साल 2014 में जब इस्राइल ने आखिरी बार गजा में बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी तो जानो माल का बहुत नुकसान हुआ था और इस बार भी इसकी आशंका है। उस सैनिक अभियान में 2251 फलिस्तीनी लोग मारे गए थे, जिनमें से 1462 आम शहरी थे। इस्राइल की तरफ से उसके 67 सैनिक और 6 आम लोग मारे गए थे। इस्राइल और फलिस्तीन के बीच फिलहाल जो संघर्ष चल रहा है उससे दोनों ही पक्षों को कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। ज्यादा से ज्यादा यही देखा जा रहा है कि अगले राउंड की गोलाबारी से पहले थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है कि लड़ाई थम गई है। बहुत से लोगों का यह कहना है कि यरूशलेम के तनाव की वजह से इस्राइल और फलिस्तीन के बीच हिंसा का ताज़ा दौर शुरू हुआ है। इस बात पर फिर से सबका ध्यान गया है कि इस्राइल और फलिस्तीन के बीच जारी विवाद को हमेशा के लिए नजरअंदाज करके नहीं रखा जा सकता है। लेकिन हाल के दिनों में अरब देशों की सरकारें इस्राइल के साथ अमन के समझौते कर रही हैं और फलिस्तीन का राजनीतिक नेतृत्व इतना बटा हुआ है जितना पहले कभी भी नहीं रहा है। ऐसे में इस्राइल के मौजूदा नेतृत्व के एजेंडे में ये मुद्दा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वास्तविक शांति कैसे स्थापित हो, इस दिशा में कोई प्रगति दिखाई नहीं देती है। इसके लिए जमीन पर मौजूद संबद्ध पक्षों के बीच आगे बढ़ने की ललक और दूसरे देशों की तरफ से इस दिशा में पहल की जरूरत है। लेकिन शांति की राह पर आगे बढ़ने के लिए ये शर्त साकार होते हुए नहीं दिखाई देती है।